नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे हॉर्टिकल्चर को। हॉर्टिकल्चर में आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्रिजर्वेशन के बारे में। ये आज अपनी हॉर्टिकल्चर की लास्ट क्लास है। उसके बाद में आज अपना हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉर्टिकल्चर, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन आपको मनीषा मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रूट प्रिजर्वेशन, हेडिंग लगा लेते हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन। फ्रूट प्रिजर्वेशन। अब आप लोगों को एक चीज तो पता होगी, जो हॉर्टिकल्चर जो कमोडिटी है, हॉर्टिकल्चर जो कमोडिटी हाईली पेरिशेबल होती है। हाईली पेरिशेबल होती है मतलब ये बहुत जल्दी खराब होती है। और आपको जानकर ताजुब होगा कि जो अपन प्रोसेसिंग करते हैं सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप, फ्रूट और वेजिटेबल में केवल जितना प्रोडक्शन होता है उसका 2 से 3%। कितना प्रोसेसिंग होता है? इट कैन बी प्रोसेस्ड ओनली 2 से 3%। 2 से 3% अपन क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। किसकी? ऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की। ठीक है, इट कैन बी प्रोसेस्ड ओनली 2 या 3% ऑफ ऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। वेजिटेबल और फ्रूट को मिला के दोनों को, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, जितना भी अपना हॉर्टिकल्चर में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका केवल 2 से 3% अपन प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग जरूरी है। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो कमोडिटी है वो हाईली पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाती है। टमाटर को देखा होगा आपने, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। फल को देखा होगा, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो क्रॉप वाली, फील्ड क्रॉप की अलग बात है, वो इतनी पेरिशेबल नहीं है। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर की कमोडिटी है, फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, दोनों ही बहुत जल्दी खराब होने वाली होती है, हाईली पेरिशेबल होती है। अगर आपसे पूछा जाए कोई क्रॉप दीजिए तो इसमें से कौन सी हाईली पेरिशेबल है, तो हॉर्टिकल्चर कमोडिटी है वो हाईली पेरिशेबल है। और लगभग अप्रोक्स आप मान के चलो, जितना भी अपन प्रोडक्शन करते हैं उसका 20 से 30% किससे नुकसान होता है? सड़ गल के, पोस्ट हार्वेस्ट नहीं करने के बाद 20 से 30% नुकसान होता है। लॉसेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल अप्रोक्स 20 to 30%। 20 to 30%, 30% आप इसको लेके चलो, 30% के आसपास लॉस हो जाता है। किसका? ड्यू टू पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के कारण। पोस्ट हार्वेस्ट का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पाता, उनका स्टोरेज अच्छा नहीं होता। मतलब फलों की तुड़ाई के बाद उनका मैनेजमेंट, स्टोरेज अच्छे से नहीं करा पाता, जिसके कारण लगभग 30% अपने प्रोडक्शन का नुकसान हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना नुकसान हो जाता है? 30%। प्रोसेसिंग कितनी परसेंट होती है? 2 से 3%। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसीलिए जरूरी है क्योंकि अपन ने उत्पादन तो कर लिया, अब उसको अपन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको प्रिजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो क्या मतलब हुआ? कितना ही प्रोडक्शन हो उसका 30% 40% तो ऐसे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अपन को फ्रूट प्रिजर्वेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्रूट प्रिजर्वेशन को पढ़ने से पहले 2-3 डेफिनेशन है, जैसे हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कमर्शियल मैच्योरिटी क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी। हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी डेफिनेशन आप बाद में लिख लेना, पहले मैं समझा देता हूं। हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी क्या होती है? हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी वो फ्रूट की वो डेवलपमेंट स्टेज होती है, एक ऐसी स्टेज, मैं आपको समझा देता हूँ, डेफिनेशन आप बाद में लिख लेना। ठीक है, डेफिनेशन लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको बस समझना है और वहां पे आंसर करना है। हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है? हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी एक ऐसी स्टेज होती है फ्रूट की, ऐसी डेवलपमेंट स्टेज होती है जिसपे फ्रूट एक, जैसे कंज्यूमर जो होता है उसको सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। मतलब उनको हार्वेस्ट करने के बाद में जो कंज्यूमर होता है उससे सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो होती है हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। मतलब फल अच्छे से पक जाना जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, वो होती है हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी।
डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज ए डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फ्रूट on the tree. It is the development stage of fruit on the tree which will result in a satisfactory, मतलब satisfactory result हो, satisfactory प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद में संतुष्टि पूर्वक प्रोडक्ट प्राप्त हो, प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्ट, यही मैंने आपको बताया। एक ऐसी डेवलपमेंट स्टेज होती है फ्रूट और ट्री की जिसमें उसके हार्वेस्ट करने के बाद में एक संतुष्टि प्रोडक्ट, सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। ये आपको याद रखना है, इट इज अ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फ्रूट ऑन द विच विल बी रिजल्ट इन सेटिस्फैक्टरी, मतलब उसका हार्वेस्ट करने के बाद में इंसान संतुष्ट हो, कंज्यूमर संतुष्ट हो, उसी को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ये क्या होती है? डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए, इट रेफर्स टू द स्टेज in the development of the fruit and vegetable when maximum growth and maturation has occurred। क्या होता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी? हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी आप समझ गए, फ्रूट की एक ऐसी डेवलपमेंट स्टेज होती है जिसको हार्वेस्ट करने के बाद या फ्रूट को तोड़ने के बाद में वो सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट या वेजिटेबल की डेवलपमेंट की एक ऐसी स्टेज जिसपे वेजिटेबल और फ्रूट मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका हो। एक ऐसी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी स्टेज फल और सब्जियों की जिसमें उसका मैक्सिमम ग्रोथ और मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुका हो, वही होती है अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। इसमें आपको क्या याद रखना है? रेफर टू स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल व्हेन मैक्सिमम ग्रोथ एंड मैच्योरेशन हैज ऑकर्ड, उसमें मैक्सिमम ग्रोथ और मैच्योरेशन आ गया हो, वही होती है अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में आपको क्या याद रखना है? फ्रूट एंड वेजिटेबल की एक ऐसी स्टेज है जिसमें उसमें मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी हो और उसमें मैच्योरेशन आ गया हो, मैच्योरेशन दिखने लगा हो, वही होती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। एक होती है कमर्शियल मैच्योरिटी। कमर्शियल मैच्योरिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, कमर्शियल मैच्योरिटी ये क्या होती है जनाब? इट इज, डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज द state of the plant organ, state of the plant organ, it is the state of plant organ required by a market। इसमें मार्केट आ जाएगा, कॉमर्शियल है ना, रिक्वायर्ड बाय मार्केट, रिक्वायर्ड बाय मार्केट, ठीक है। कॉमर्शियल मैच्योरिटी, कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक, तो व्यापारिक का संबंध किससे होगा? मार्केट से। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर कॉमर्शियल मैच्योरिटी दी जाएगी तो वहां पे मार्केट का कहीं ना कहीं जिक्र होगा क्वेश्चन में, तो आप कॉमर्शियल मैच्योरिटी समझ जाओगे। अगर फुल ग्रोथ या मैक्सिमम ग्रोथ और मैच्योरेशन की बात होगी तो आप समझ जाओगे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात हो रही है, और सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट की बात हो रही है तो हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी है। कॉमर्शियल मैच्योरिटी क्या होती है? इट इज द स्टेट ऑफ द प्लांट ऑर्गन रिक्वायर्ड बाय मार्केट, मतलब मार्केट के हिसाब से रिक्वायर्ड है, वो प्लांट ऑर्गन डेवलपमेंट हो गया है तो जिस हिसाब से मार्केट की डिमांड है तो उसी को बोलते हैं कमर्शियल मैच्योरिटी। आप इतना नोट डाउन कीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आप इतना नोट डाउन कीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों की चीज़ें समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज करके या फिर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे अपना टेस्ट भी चल रहा है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये अपनी लास्ट क्लास है हॉर्टिकल्चर की, उसके बाद में अपन प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को पढ़ेंगे। फ्रूट प्रिजर्वेशन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन देखेंगे, कुछ ज़्यादा चीजें इसमें नहीं देखने वाले। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से वही चीज़ों को अपन यहाँ कवर करेंगे। अब फ्रूट प्रिजर्वेशन होता क्या है? फलों का संरक्षण, फलों को संरक्षित करना। फ्रूट प्रिजर्वेशन हिंदी में क्या है? फलों को संरक्षित करना, इसका मतलब है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द आर्ट एंड साइंस, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कीपिंग fruits for longer time without deterioration, in quality। क्या मतलब हुआ? फ्रूट प्रोसेस एक कला और विज्ञान है जिसमें फ्रूट को लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक रखने की विदाउट उसकी क्वालिटी को या उसको सड़न क्वालिटी को कम किए बिना। डिटोरेशन मतलब क्वालिटी का गिरना। मतलब फ्रूट प्रोसेस एक कला और विज्ञान है जिसमें फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, उसकी क्वालिटी को बिना ही कम किए बिना। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। सोडियम बेंजोएट के बाद, सोडियम बेंजोएट चेक द ग्रोथ। किसकी ग्रोथ को चेक करता है सोडियम बेंजोएट? ईस्ट की ग्रोथ को, ईस्ट की ग्रोथ को चेक करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटा बाई सल्फेट, पोटेशियम मेटा बाई सल्फेट, इसको KMS लिखते हैं, पोटेशियम मेटा बाई सल्फेट। KMS भी शॉर्ट में आ जाता है, KMS शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। एक है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको SO2 लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये किसकी ग्रोथ को चेक करते हैं? चेक द ग्रोथ बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी ग्रोथ को कौन चेक करता है? सोडियम बेंजोएट। इसकी ग्रोथ को चेक करता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, KMS SO2। किसकी ग्रोथ को चेक करते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई की, बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को चेक करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है प्रिजर्वेशन के, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, संरक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, मतलब कुछ मेथड मान लो, ठीक है। उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपन देखेंगे। सबसे पहले कैनिंग। कैनिंग में फ्रूट को कितने टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है? फ्रूट कैन बी प्रोसेस कितने टेम्परेचर पे? एट ए टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर फ्रूट को प्रिजर्वेशन किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस फ्रूट को। और वेजिटेबल को किया जाता है कैनिंग में, ये टेम्परेचर आपको डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वेजिटेबल 115 से 121 डिग्री सेल्सियस, 115 से 121 डिग्री सेल्सियस। फ्रूट कैन बी प्रोसेस्ड एट द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और वेजिटेबल 115 से 21 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है।
ठीक है। हेडिंग है यहाँ पे कैनिंग, हेडिंग लिख देता हूं मैं, कैनिंग। कैनिंग, कैनिंग क्या गया, आप ये लिख लेना, ठीक है। दूसरा है पाश्चुरेशन, पाश्चुराइजेशन, पाश्चुराइजेशन, पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन में क्या होता है, पाश्चुराइजेशन में फ्रूट और वेजिटेबल को कितने डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है, 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो लिख देते हैं हीटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, हीटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, हीटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, वेजिटेबल जूस एट 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए रखा जाता है, ठीक है। क्या रखना है पाश्चराइजेशन में, हीटिंग है फ्रूट एंड वेजिटेबल के जूस को कितने 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, तो ये पाश्चराइजेशन हो गया। इट किल्स ओनली हार्मफुल माइक्रोब्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट किल ओनली हार्मफुल माइक्रोब्स, ये केवल हार्मफुल माइक्रोब्स को खत्म करता है। पाश्चराइजेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पाश्चराइजेशन फ्रूट और वेजिटेबल कितने टेम्परेचर पे किया जाता है, 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस या फिर बिलो 100 से कम डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें पूछा जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया को खत्म करता है, तो हार्मफुल, ओनली हार्मफुल बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को खत्म करता है, ठीक है। एक होता है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में क्या होता है, स्टरलाइजेशन में क्या होता है, स्टरलाइजेशन में कितने टेम्परेचर है, हीटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, हीटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल अबो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस, यही अंतर है इस पाश्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन में। पाश्चराइजेशन में कितना बिलो 100 और स्टरलाइजेशन में अबोव 100, मतलब 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे। हीटिंग कितने टेम्परेचर पे हीटिंग करते हैं, 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट किल्स बोथ बेनिफिशियल, यहीं से क्वेश्चन बनता है, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स, यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, ऐसी कौन सी मेथड है जिसके अंतर्गत बहुत जो बैक्टीरिया है बेनिफिशियल और हार्मफुल, ऑल माइक्रोब्स को खत्म किल किया जाता है, तो वो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में या तो बेनिफिशियल हो या हार्मफुल हो, दोनों ही जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मार दिया जाता है, किल किया जाता है। और पाश्चराइजेशन केवल हार्मफुल माइक्रोब्स को किल किया जाता है। और टेम्परेचर इसमें पाश्चराइजेशन में 100 डिग्री से कम रखा जाता है या 85 टू 90 30 मिनट के लिए, स्टरलाइजेशन में 100 से ऊपर टेम्परेचर रखा जाता है। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें है वो आपको बता रहा हूं यहाँ पे, और अपन को इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को रोकर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं आपको कवर करवा दूंगा, आपको याद कर लेनी है और नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग के बारे में देखते हैं। कूलर स्टोरेज कितने टेम्परेचर पे किया जाता है, कूलर स्टोरेज कितने टेम्परेचर में, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस कूलर स्टोरेज किया जाता है। रेफ्रिजरेशन और चिलिंग कितने टेम्परेचर में, रेफ्रिजरेशन और चिलिंग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। क्रायोफ्रिजरेशन, क्रायोफ्रिजरेशन,
क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन कितने पे किया जाता है? प्रिजर्व इन लिक्विड, प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन एट द रेट कितने टेम्परेचर? -196 डिग्री सेल्सियस, 196। क्रायो प्रिजर्वेशन प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एक होता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना। ड्राइंग मतलब क्या होता है? सुखाना। ठीक है। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय अप्लाइंग हीट। हीट को अप्लाई करके मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है बाय अप्लाइंग हीट। अप्लाइंग हीट कोल्ड ड्राइंग, कोल्ड ड्राइंग, उसको ड्राइंग बोला जाता है। हीट को अप्लाई करके मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है, उसको ड्राइंग बोला जाता है। इसके एग्जांपल क्या है? रेजिन्स, रेजिन्स, रेजिन्स। एग्जांपल क्या है? रेजिन्स, जिसको किशमिश बोल सकते हो, किशमिश। ठीक है, किशमिश। ये एग्जांपल हो गए ड्राइंग के। ठीक है। अब प्रिजर्वेशन थ्रू ऑस्मोसिस, प्रिजर्वेशन थ्रो किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस, प्रिजर्वेशन थ्रो ऑस्मोसिस, प्रिजर्वेशन थ्रो ऑस्मोसिस। इसमें क्या देखना है अपन को? ऑस्मोसिस के द्वारा किस किस से प्रिजर्वेशन किया जाता है? एक तो साल्ट का यूज किया जाता है, नमक का यूज किया जाता है, और एक शुगर का यूज किया जाता है। दोनों के द्वारा ऑस्मोसिस के द्वारा प्रिजर्वेशन किया जाता है। साल्ट और नमक, साल्ट और नमक एक ही चीज है। दूसरा शुगर, जिसको शक्कर, चीनी, ये दोनों ही प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। ये प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, एग्जाम्पल क्या है? जेम। 68% शुगर होती है जेम में, 68% शुगर। ठीक है। जेम। आगरा का पेठा, आगरा का पेठा। आपको याद रखना है हाई कंसिस्टेंसी शुगर। जेम और आगरा का पेठा दोनों उसके एग्जाम्पल है। ये आपको याद रखना है। आगरा का पेठा किसके एग्जाम्पल है? हाई कंसंट्रेशन शुगर। ठीक है। ऑस्मोसिस के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। जेम को 68% शुगर और आगरा का पेठा, ये आपको याद रखना है। साल्ट प्रिजर्वेशन, साल्ट प्रिजर्वेशन, नमक के द्वारा प्रिजर्वेशन, साल्ट प्रिजर्वेशन, साल्ट प्रिजर्वेशन, नमक के द्वारा प्रिजर्वेशन होता है। साल्ट कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन रखा जाता है साल्ट का? 15 से 25%, 15 से 25%। एक पेज ये प्रिजर्वेशन 15 से 25% अगर उसमें कंसंट्रेशन है तो वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। साल्ट एग्जांपल इसका पिकल्स, अचार, पिकल्स 15% इसमें साल्ट होता है, पिकल्स। ठीक है। आपने देखा होगा घर में अचार बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं। किस लिए डालते हैं? क्योंकि खराब ना हो, प्रिजर्वेशन का काम करता है नमक। कितना कंसंट्रेशन? 15 से 25%, और शक्कर का 65% से ऊपर। ठीक है। ये अपन एग्जांपल देख लिए। प्रिजर्वेशन बाय केमिकल। अब प्रिजर्वेशन बाय केमिकल, दूसरी हेडिंग है प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स। केमिकल के द्वारा प्रिजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन बाय केमिकल के द्वारा। ठीक है। तो केमिकल पहला है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। मैं आपको पूरा फुल फॉर्म लिख चुका हूं ऊपर, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, KMS। ठीक है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट कितना ppm इसका यूज किया जाता है? एट द रेट कितना? 350 से 500 ppm। ये भी याद रखना है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का 350 से 500 ppm, या फिर इसको 0.05% भी लिख सकते हो। ठीक, ये आपको याद रखना है। एक है SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
कौन, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट भी यूज किया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का भी यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, यहाँ दोनों का यूज किया जाता है। कलरलेस, इंपॉर्टेंट चीज है, कलरलेस फ्रूट और जूस कहाँ पे यूज होता है, कलरलेस। कलर वाले फ्रूट में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज नहीं किया जाता। जो कलरलेस फ्रूट होते हैं उनमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और कलर्ड वाले फ्रूट में सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं को अपन देख रहे हैं, जो आलतू फालतू चीजें उनको अपन नहीं देख रहे, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उन्हीं को अपन यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप इसको वीडियो को रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कलरलेस फ्रूट को प्रिजर्वेशन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कलर्ड फ्रूट के लिए सोडियम बेंजोएट, SO2 KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों का यूज कलरलेस फ्रूट के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का यूज किसके लिए किया जाता है, कलर फ्रूट के लिए। ठीक है, इसमें सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितना ppm यूज किया जाता है, @ 700 ppm और कितना परसेंट लिख सकते हैं, 0.07%, 0.07% इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख देता हूं, इट, यही लिख देता हूं, यूज फॉर कलरफुल फ्रूट, कलर्ड फ्रूट, कलर वाले फ्रूट के लिए यूज किया जाता है। कलरलेस के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और कलर फ्रूट के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कलर फ्रूट के एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हो गया टोमेटो। ठीक है, टोमेटो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सोडियम अगर पूछ लिया जाए टमाटर में कौन किसका यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और टर्म है एसेप्सिस, 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 ये क्या होता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। किसी भी प्रोडक्ट में माइक्रोब की एंट्री को रोकना, वो होता है एसेप्सिस, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जेम और जेली के बारे में अपन अंतर देखेंगे छोटा सा। जेम और जेली में क्या अंतर है, जेम और जेली में क्या अंतर है, यहां लिखेंगे हम जेम और यहां लिखेंगे हम जेली। मामूली सा डिफरेंस देखेंगे, इसका क्या अंतर है। ठीक है, जेम किससे तैयार किया जाता है, राइप फल, पके हुए फलों से, राइप एंड थिक फ्लेश, थिक फ्लेश फ्रूट यूज। ठीक है, जेम में कौन से फल पके हुए और जिनके गूदे, जो फलों का गूदा होता है वो मोटा होता है, वो फल यूज किया जाता है। कौन कौन से यूज किया, पके हुए जिनका फलों का गूदा मोटा होता है, वो फलों को यूज किया जाता है। जैसे एप्पल, एप्पल को यूज किया जाता है, स्ट्रॉबेरी का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा एप्पल का यूज होता है जेम बनाने में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्पल का यूज होता है, स्ट्रॉबेरी का होता है, बनाना का होता है, पाइनएप्पल का होता है। इन फ्रूट के द्वारा क्या बनाया जाता है, जेम बनाया जाता है। ठीक है, जेली, जेली में कौन से फल यूज किया जाता है, यूज्ड फार्म्ड 3/4 मैच्योर फ्रूट,
मतलब 75% पके हुए फल। मैच्योरेशन पूरा नहीं होना चाहिए, उसमें 3/4 मतलब 75% मैच्योर फ्रूट का यूज किया जाता है। इसमें पके हुए फल और गुदेदार फलों का यूज किया जाता है। इसमें 3/4 75% मैच्योर फलों का यूज किया जाता है। ठीक है। जेली किससे बनाई जाती है? सबसे अच्छी जेली किससे बनती है? गुआवा से। गुआवा से जेली बनाई जाती है, ये भी आपको ख्याल रखना है। गुआवा की जेली बनाई जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें पेक्टिन इंपॉर्टेंट नहीं है। पेक्टिन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जेम में पेक्टिन नॉट इंपॉर्टेंट देन एसिड। एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेम में। जेली में क्या इंपॉर्टेंट है? पेक्टिन इज इंपॉर्टेंट। इसमें पेक्टिन इज इंपॉर्टेंट, पेक्टिन इज नेसेसरी। पेक्टिन इंपॉर्टेंट है, इज नेसेसरी। कितना पेक्टिन होना चाहिए? 0.5 से 1%। 0.5 से 1%। ठीक है, 1%। पेक्टिन किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? पेक्टिन टेस्टेड बाय, किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? जेल मीटर के द्वारा। जेल मीटर के द्वारा पेक्टिन का पता लगाया जाता है। ठीक है। जेम बनाने के लिए पेक्टिन इंपॉर्टेंट नहीं है, एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेली बनाने के लिए पेक्टिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना पेक्टिन होना चाहिए? 0.5 से 1% पेक्टिन आवश्यक है। इट इज ओपेक, ये ओपेक होती है, मतलब पारदर्शी नहीं होती है। ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होती है। ये अपारदर्शी होती है, ये पारदर्शी होती है। जेली पारदर्शी होती है। अच्छी जेली क्या पहचान है? पारदर्शी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छी जेली क्या पहचान है? वो पारदर्शी होती है। अच्छी जेली पारदर्शी होती है। लाइट चली गई, आप लोगों को विजिबल होगा। थोड़ा सा बस और पढ़ना है अपन को, उसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये पारदर्शी होती है या अपारदर्शी होती है, ये आपको याद रखना है। इसमें शुगर किसके अकॉर्डिंग ऐड की जाती है? शुगर ऐड अकॉर्डिंग टू एसिड कंटेंट। एसिड कंटेंट के हिसाब से शुगर ऐड की जाती है जेम में। शुगर एडेड अकॉर्डिंग टू एसिड कंटेंट। ठीक है। 68.5% शुगर। जेम में कितनी शुगर होती है? 68.5%। इसमें शुगर किसके अकॉर्डिंग ऐड की जाती है? जेली में शुगर एडेड अकॉर्डिंग टू पेक्टिन कंटेंट। पेक्टिन के हिसाब से शुगर ऐड की जाती है। उसमें एसिड के हिसाब से ऐड की जाती है। कितनी जनरली कितनी होती है? 65 से 70% जेली में। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फ्रूट मिक्स किए जाते हैं, मतलब अकेले फ्रूट का बनाया जाता है और मिक्स करके बनाया जाता है। फ्रूट कैन बी मिक्स्ड, फ्रूट को मिलाकर भी जैम बनाया जा सकता है। फ्रूट डोंट मिक्स, यहाँ पे मिक्स नहीं किया जाता। फ्रूट डोंट मिक्स, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी क्लास कंप्लीट हो गई। प्रिजर्वेशन पोस्ट हार्वेस्ट आपने पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, आप इसको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार आप नेमराज हुंडा की बुक को देख लेना। ठीक है, उसमें भी कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो दी रखी होगी, उसको आप देख लेना, और जो मैंने पढ़ाया वो तो पढ़ ही लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो गया। अब हम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।